हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या क्या न्यूज़पेपर में हमने पढ़ना है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये हम देखेंगे। ये जस्ट ऐसा हेडिंग जान लेनी है। इसमें है तेलंगाना जॉइंट फ्री राइस स्कीम अंडर NFSA। तो ये बस जस्ट ऐसे ही है, कोई इतना नहीं, बस ये जानना है कि फ्री राइस स्कीम है जिसमें तेलंगाना ने ज्वाइन किया है। उसके बाद एक है साइलेंट वैली बर्ड स्पेसीज नंबर गोज़ अप टू 175। तो इससे ये हमें पता चला क्या कि जो साइलेंट वैली है वहाँ पे बर्ड स्पेसीज जो है उनके नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। बर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल में, द वैल्यू ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ये हमें पढ़ना है। इसमें हम देखेंगे कि क्योंकि आपको ये पता होगा कि हमारे सिलेबस में क्लियरली ये चीज़ है, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इससे रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर देखोगे मेंस में, उसमें भी बहुत बार आया हुआ है, और सिलेबस भी उठा के देखोगे तो उसमें भी चीज़ें हैं और क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें देखना है, इन December 1992 पार्लियामेंट पास 73rd and 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इंस्टीट्यूटेड पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ रिस्पेक्टिवली। तो ये कहा जा रहा है कि दिसंबर 1992 में पार्लियामेंट ने पास किया था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 73rd जो है वो बात करता है पंचायत की, और 74 बात करता है म्यूनसिपैलिटीज़ की। तो ये दोनों हमारा एक हो गया, ठीक है। इसमें है, ये जो अमेंडमेंट्स है इसमें है कि मैंडेटेड दैट स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करने की बात यहाँ पे की गई है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मतलब पंचायत होना चाहिए विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और म्यूनसिपैलिटीज़ होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। तो यहाँ पे पंचायत की बात हुई और म्यूनसिपैलिटीज़ की बात हुई, दोनों रहने चाहिए सेल्फ गवर्नेंस के लिए, ठीक है, इन एवरी रीजन। दे सॉट टू इंस्टीट्यूट अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस की बात की गई है फेडरल फ्रेमवर्क में थ्रू डिवोशन ऑफ फंक्शन, फंड एंड फंक्शनरीज। अब यहाँ 3F की बात करी गई है। अब देखो यहाँ पे 3F की बात की गई है, ठीक है। 3F की बात की जा रही है। कौन से हैं वो 3F? फंक्शन, फंड, फंक्शनरीज लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये 3F इम्पॉर्टेंट है फेडरल फ्रेमवर्क के लिए, और जो 3 टायर गवर्नेंस है उसके लिए, फंक्शन, फंड एंड फंक्शनरीज, ठीक है। इसमें सिंस लोकल गवर्नमेंट सेल्डम ड्राइव देयर अथॉरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आर एक्सेप्शनल। तो मतलब इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देखो कि इसमें है अर्बन रेसिडेंट्स टेंड टू ब्लेम करप्ट लोकल पॉलिटिशियंस फॉर देयर सिविक वोज, हाउएवर एज वी सेलिब्रेट 30th एनिवर्सरी ऑफ दिस रिफॉर्म। तो सेलिब्रेट किया गया 30वीं एनिवर्सरी इस रिफॉर्म की, जो रिफॉर्म किया गया था। इसमें है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आस्क फंडामेंटल क्वेश्चंस वाई शुड लोग। तो मतलब ये क्वेश्चंस हैं, मतलब जो राइटर है वो दे रहा है कि क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीज़ें थे। तो हम यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। इसमें है लोकल सेल्फ गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट सिंस दिस इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट इंस्टीट्यूशनल फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट टेक। तो आपको पता है लोकल गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ तक सारी चीज़ें पहुँचे हर एक इंडिविजुअल तक, इसलिए ज़रूरी है। इंडियाज़ डिसेंट्रलाइजेशन एजेंडा इज ऑल्सो आर्ग्यूएबली ड्रिवन बाई दीज वैल्यूज। 73rd and 74th अमेंडमेंट रिक्वायर स्टेट टू वेस्ट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज विद द अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 77th एंड 74th अमेंडमेंट है उसमें क्या रिक्वायर है स्टेट को कि वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या करना है, फंक्शन और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वो सही से लागू हो पाए, ये स्टेट इंश्योर करेगी। मतलब जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में सारी चीज़ें सही से हो पा रही हैं या नहीं, वो स्टेट ये चीज़ें इंश्योर करेगी। ये यहाँ पे चीज़ें कही जा रही है। इसमें है डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट स्पेशली म्यूनसिपैलिटीज़ ऑपरेट द लिमिटेड ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी। ये कहा जा रहा है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उसको ऑपरेट करना है लिमिटेड ऑटोनॉमी और अथॉरिटी को भी।
मतलब ये म्यूनसिपैलिटीज़ ऑपरेट करेगी, किस चीज़ के साथ ऑपरेट करेगी, लिमिटेड ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी। मतलब उस पर भी एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो डिस्पाइट जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिसेस हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए या लोकल गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, ठीक है, वो ऑपरेट होंगे लिमिटेड ऑटोनॉमी और अथॉरिटी के साथ, ठीक है। और इसमें है कि 74th अमेंडमेंट फेलर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड कोर्ट टू इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट द अमेंडमेंट लेटर एंड स्प्रेड। मतलब कुछ जैसे यहाँ पे 73rd और 74th अमेंडमेंट की ज़्यादा यहाँ पे बात की गई। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात की गई है पटना हाई कोर्ट की, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, तो इसमें है द कोर्ट हैज़ ऑल्सो मोस्टली इंटरप्रेट द 74th नैरोली, ठीक है, नैरो करके के किस बात में बात यहाँ पे की जा रही है कि जो कोर्ट है वो क्या इंटरप्रेट कर रही है, ये देखना है यहाँ पे। तो ये कॉन्टेस्ट लिया गया है पटना हाई कोर्ट का। फॉर एग्जांपल इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने जो रीसेंट ऑर्डर डिक्लेयर किया है उसमें प्रोविज़न है बिहार म्यूनसिपल अमेंडमेंट एक्ट 2021 का, और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, ठीक है। जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है वो पाथ ब्रेकिंग कहा जा रहा है, करेक्ट। इसमें ये चीज़ों की बात की जाती है। और इसमें है द 2021 अमेंडमेंट हैज़ ट्रांसफर्ड पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रेड C&D एम्प्लॉय ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ फ्रॉम पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ टू द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे C&D एम्प्लॉयज़ के जो भी अपॉइंटमेंट है C और D ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को, उसको लेके भी बात की गई है कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का क्या उसमें रोल है। लोकल गवर्नमेंट एंड फेडरलिज्म की यहाँ पे बात की गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, ठीक है, एडिटोरियल से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको ध्यान देनी है। फिर हम नेक्स्ट आ गए हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे। जालीकट्टू से रिलेटेड हम शॉर्ट नोट और ये सारी चीज़ें भी हम बना चुके हैं, आपको पीछे जाके देखना है। अच्छा हाँ, बहुत लोग कहते हैं PDF प्रोवाइड कर दीजिए, ये दे दीजिए। इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना तो वो ज़्यादा ही हमें याद रहती हैं। देखो चाहे वो लास्ट टाइम हो, हाँ बहुत लोग रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि अगर आप PDF पे PDF बनाते गए वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। पर अगर आप वो चीज़ लिखोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं कि हाँ मैंने कभी उसको पढ़ा था। जब आप कोई भी चीज़ लिखते हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो वही चीज़ सेम, और ज़्यादा रहता भी नहीं है। आप देखो शॉर्ट नोट में बहुत कम रहता है। वही अगर आप या तो वो उससे भी शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करी अगर आपको उससे भी सॉर्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना उतना ही लिख लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पेज जो A4 साइज पेज होते हैं उसमें आपके आ जाएंगे। तो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये मैं खुद के लिए भी करती हूँ और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि लिखने से क्या होगा कि हमको ज़्यादा ही चीज़ें समझ में आती हैं और याद रहती है लंबे समय तक। तो जालीकट्टू से रिलेटेड है। इसमें है विद द सुप्रीम कोर्ट recommencing its work after the winter vacation, all eye in Tamil Nadu on the verdict of 5-member constitution bench of court petition seeking strike down 2017 Tamil Nadu protect Jalikattu a ट्रेडिशनल इवेंट इन्वॉल्विंग बुल्स। तो ये तो हम लोगों ने वहाँ पे कवर ही किया था कि जालीकट्टू क्या होता है। एक ट्रेडिशन इवेंट होता है जिसमें जो बुल है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एज द कंडक्ट ऑफ द इवेंट विल कोइंसाइड विद द पोंगल फेस्टिवल। और ये कोइंसाइड किस चीज़ से है कर रहा, पोंगल फेस्टिवल से। द बेंच विच रिजर्व्ड फॉर जजमेंट ऑन December 8 इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ रूलिंग नेक्स्ट वीक। तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, बुल देख रहे हो ना। आर यू ट्राइंग द टेम अ बुल ड्यूरिंग जालीकट्टू इवेंट एट पालामेडू इन मदुरई की यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये देख लो, यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वर्डिक्ट से रिलेटेड, ये देखेंगे। तो वर्डिक्ट में ये आया है 5-member कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। वर्डिक्ट ये जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेंच में पिटीशन सीकिंग टू स्ट्राइक डाउन 2017 तमिलनाडु प्रोटेक्टिंग जालीकट्टू ट्रेडिशनल इवेंट इन्वॉल्विंग बुल्स एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जालीकट्टू क्या है, जालीकट्टू से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई है। जालीकट्टू एक रिलीजियस और कल्चरल इवेंट है जो सेलिब्रेट किया जाता है जो पीपल्स हैं तमिलनाडु के उनके द्वारा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हुई कि ये याद रखना है कि जैसे
अगर इससे क्वेश्चंस आए या फिर प्री में भी पूछ सकता है, तो आपको बस ये जानना है कि एक रिलीजियस और कल्चरल इवेंट है जो सेलिब्रेट किया जाता है जो भी तमिलनाडु के लोग हैं उनके द्वारा। डिस्क्राइबिंग जालीकट्टू एज अ टूल फॉर कंजर्विंग दिस प्रीसियस इंडिजिनस ब्रीफ ऑफ लाइफ स्टॉक, द गवर्नमेंट आर्ग्यू दैट ट्रेडिशनल इवेंट डिड नॉट वायलेट प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी। ये भी कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि ट्रेडिशनल इवेंट जो है वो वायलेट नहीं कर रही है कंपैशन और ह्यूमैनिटी को। इट इज़ एडेड दैट एनी बैन ऑन सच अ प्रैक्टिस वुड बी व्यूड एज हॉस्टाइल टू कल्चर एंड अगेंस्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द कम्युनिटी। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इसको बैन किया गया तो जो भी लोग हैं जो ये इवेंट सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए मतलब वो उनको जैसे आहत हो सकती है, उनकी जो भी धार्मिक भावनाएं हैं या जो भी कल्चरल उनके एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। द ट्रेडिशनल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट वॉज दैट एनिमल लाइफ वॉज inextricably connected to the lives of human. According to them, extreme क्रूएलिटी वॉज इन्फ्लिक्टेड ऑन द एनिमल्स। तो मतलब जो पिटिशनर है उसने कहा है कि क्रूएलिटी अगेंस्ट मतलब एनिमल्स के खिलाफ क्रूएलिटी हो रही है। और आपको एक चीज़ पता भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में या बहुत सारे हमारे जो IUCN रेड लिस्ट है या बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हैं एनिमल प्रिवेंशन के लिए, तो उसमें किसी भी तरह की एनिमल क्रूएलिटी को बैन करने की बात की गई है। तो इसमें आगे देखा जाएगा कि क्या चीज़ें क्या जजमेंट आएंगी, तब हम वहाँ पे वो चीज़ देखेंगे। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है वाई हैज़ हाई पावर लद्दाख कमेटी बीन फॉर्म्ड। लद्दाख कमेटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि मतलब हमें ये नहीं देखना है कि सिर्फ लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हों, हमको यहाँ पे 6 शेड्यूल के बारे में बात करनी है। देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है 6 शेड्यूल, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड आप जितने भी लोग पहले से देखते होंगे ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। 6 शेड्यूल के बारे में पूरा हमारी 1-1.5 पेज की नोट्स है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत बार आया था, सिर्फ एक बार की वो नोट्स नहीं है, 2-3 बार आया था, तो मैंने बार बार उसे मैं ऐड किया था, क्योंकि ऐसा आपको भी करना है। सब्जेक्ट वाइज हम करते हैं हमेशा कि ये इसमें आया था ये इसमें आया था, तो वो हम अगर जगह छोड़े रहते हैं या फिर अगर जगह नहीं छूटी है तो आप पेज वहाँ पे चिपका कर भी चीज़ें कर सकते हो। तो 6 शेड्यूल के बारे में आया है, इसमें है 6 शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करता है, ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन थ्रू क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल विच कैन फ्रेम लॉ ऑन लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है जो भी ऑटोनॉमी है ट्राइबल पॉपुलेशन की, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसमें है एज ऑफ नाउ 10 ऑटोनॉमस काउंसिल एग्जिस्ट। तो 10 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, उनमें से ये भी हैं, ठीक है। एज पर 2011 सेंसस टोटल पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख, मतलब ये सब नहीं जानना है कि पॉपुलेशन क्या है, सारी चीज़ें। अब बैकग्राउंड क्या है, 2020 में पीपल मूवमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए, 6 शेड्यूल और एपेक्स बॉडी के तहत ले फॉर्म हुआ, ले लद्दाख बना, और ये सारी चीज़ें हैं, पर हमको यहाँ पे सिर्फ 6 शेड्यूल के बारे में ही जानना है। अब इसमें देखो समरी में देख लेंगे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। इसमें है जनवरी 2 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कॉन्स्टिट्यूट किया हाई पावर्ड कमेटी, जो कि चेयर की गई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय के द्वारा, और यूनियन जो स्टेट ऑफ होम है नित्यानंद राय फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। इसमें है हाउ मेंबर ऑफ अ न्यू कमेटी स्टेट दैट द MHA ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर इंस्टीट्यूटिंग द कमिटी इज नॉट क्लियर एज इट अवॉइड एनी मेंशन ऑफ प्राइमरी डिमांड फॉर इंक्लूजन अंडर द 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल अबाउट अगर आप देख रहे होगे तो मोस्टली डिस्कस किसके बारे में हो रही है, 6 शेड्यूल के बारे में। तो हमेशा जब भी क्वेश्चंस आते हैं हमने देखे होंगे एग्जाम्स में, चाहे वो मेंस हो चाहे प्री का हो, देखो चीज़ें यहाँ पे आप दिख रहे हैं, क्या हेडिंग, वाई हैज़ हाई पावर्ड लद्दाख कमेटी बीन फॉर्म्ड, पर बार बार इसमें 6 शेड्यूल के बारे में जिक्र किया गया है, तो क्वेश्चन 6 शेड्यूल से आएगा। 6 शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 of the Constitution protect autonomy of tribal population through creation of autonomous development council। तो autonomous development council बना करके वो प्रोटेक्ट करते हैं autonomy tribal population की, ये बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी।
देखो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, रीडिंग न्यूज़पेपर इफेक्टिवली टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि ज़रूरी है भी, ठीक है। गामिनी श्रृंगला की बात की गई है जो आईएएस बनी है 2021 में। देखो गामिनी श्रृंगला ने शायद ये आर्टिकल लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ, अरे यस, तो उन्होंने क्या चीज़ें बोली हैं उनका आया हुआ है इसमें है, गामिनी श्रृंगला क्लियर 2021 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी विद एन ऑल इंडिया रैंक, 3rd रैंक आई है उनकी। द जर्नी, उन्होंने बोला है जर्नी वॉज नॉट ईजी विद सिंगला फेलिंग द फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम। वो फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब अक्टूबर में हुआ था तो वो फेल कर गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया और डिसाइड किया कि वो एक बुक लिखेंगी एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। और सी रिसीव्ड मेनी रिक्वेस्ट टू शेयर हर स्ट्रेटजी एंड टाइम टेबल एंड अदर रिस्पेक्ट फॉर हर प्रिपेयरिंग एन एग्जामिनेशन फ्रॉम हाउ आई टॉप द यूपीएससी एंड हाउ कैन यू टू। तो उन्होंने एक बुक भी लिखी है जो आपने मार्केट में देखा होगा। तो उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे बताई। फॉर प्रीलिम्स उन्होंने क्या किया, ठीक है। फॉर प्रीलिम्स उन्होंने बताया न्यूज़पेपर की बात की है, न्यूज़पेपर माइट नॉट इलाबोरेट ऑन इट बट बिकम्स योर ड्यूटी टू एक्सप्लोर इट फर्दर टू प्रिपेयर ऑल द रेलिवेंट क्वेश्चंस, ठीक है। न्यूज़पेपर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर गूगल इट फर्दर एंड मेक अ स्मॉल नोट, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करती हूँ तो जब भी कोई भी न्यूज़ आती है ना तो उसके बारे में मैं गूगल सर्च करती हूँ। फिर गूगल सर्च में आपको कोई भी साइट नहीं खोल लेनी है, गूगल साइट पे जाती हूँ जो भी जैसे कोचिंग की साइट होती है या कोई जो उस मिनिस्ट्री की साइट होती है वहाँ से चीज़ें लिखती हूँ। तो वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जो भी रेलिवेंट होगा जो भी गूगल करके आप उसको जान सकते हो उसके बारे में। द ओनली वे ऑफ दिस डायलेमा is to look the question from the previous year which give you an idea about the frequently asked topic and how in depth your preparation should be। तो मतलब previous year questions बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये सब को आपको पता ही होगा। prelims anything that is studied in the static book must be co-related with the current events। उनको जो भी स्टैटिक है उनको करंट इवेंट से क्या करना है, जैसे आपको ध्यान देना है, उसको भी इंक्लूड करना है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। मेंस के लिए क्या बताया है, फोकस मस्ट बी ऑन एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट एंगल। तो जितने भी जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो जो भी टॉपिक है उसको डिफरेंट एंगल से जवाब देने की बात करी गई है, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक, सारी चीज़ें उसके प्रस्पेक्टिव, सारे प्रस्पेक्टिव से उस टॉपिक के बारे में बात करने की बात कही जा रही है। और आंसर ऐसे ही लिखा जाता है यूजुअली। द एडिटोरियल पेज आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर द मेन। तो देखो हम लोग जो एडिटोरियल में डिस्कस करते हैं, जैसे आज हमारा एडिटोरियल में आया था वो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है कि एडिटोरियल पेज जो है वो हेल्पफुल होता है मेंस के लिए। यू मस्ट एनालाइज एवरी आर्टिकल को रिलेटिंग विद द टॉपिक इन योर मेन सिलेबस एंड मेंटली स्ट्रक्चर आंसर फॉर क्वेश्चन लाइकली टू आस्क फ्रॉम द टॉपिक। तो जब भी हम देखो बहुत सारे वो रहते हैं ना टॉपिक द हिंदू में, पर हम वही करते हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रही हैं ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या उन्होंने दिया है। वेन एवर आई मेड माई नोट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम द न्यूज़ पेपर आई रोट देम इन आंसर फॉर्मेट। तो ये कह रही हैं जब भी मैं अपने आंसर को लिखती थी तो आंसर फॉर्मेट में लिखती थी। अब देखो जैसे हम लोग अगर अपना नोट्स बनाते हैं तो उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखते हैं। जब भी आपको जो भी सिलेबस से रिलेटेड आपके कुछ मिल रहा है तो आपके पास उससे रिलेटेड प्रॉपर नोट्स होने चाहिए कि अगर आए तो हम वहाँ पर लिख पाएँ, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि डेटा और कोट्स भी वो कई बार न्यूज़पेपर आर्टिकल से लेती थी। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेटा हैं, कोट्स हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल से, वो भी वो क्या करती थी उसमें इंट्रोड्यूस करती थी। उनका ये कहना है, दिस वे आई मेड माई वर्क ईजी फॉर द मेन्स, डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। यू शुड नॉट जस्ट स्टिक टू वन एंगल एंड कीप एक्सप्लेनिंग इट बट एक्सप्लेन द सेम टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट एंगल, पॉलिटिकल, सोशल, ये देखो जो मैंने अभी बोला था, पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, एथिकल, इकोनॉमिकल एक्सेट्रा। तो मतलब जो भी टॉपिक हो अगर आ रहा है एग्ज़ाम में तो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उसके वो हमको वहाँ पे आंसर में डिस्कस करना है। और इन्होंने बोला द कंक्लूजन मस्ट ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, जो कंक्लूजन है ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग एंड शो देयर इज़ अ गुड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन द गिवन सिचुएशन। जैसे कि कोई भी हेल्थ एस्पेक्ट होता है या कोई भी तरीके का एग्ज़ाम होता है
सॉरी कोई भी तरीके का क्वेश्चंस होता है, जैसे हेल्थ से आ गया, तो हमको वे फॉरवर्ड देना पड़ता है, ठीक है। और ये भी देना पड़ता है कि हम क्या सुधार करके चीज़ें बेटर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी एग्जिस्टिंग स्कीम है जो अच्छा कर रही है उसमें, और उसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करके ये इस चीज़ों को बेटर बनाया जा सकता है। तो हमेशा कंक्लूज़न इसी तरीके से होता है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट दिखा के उसमें करते हैं। फिर इंटरव्यू के लिए बताया है, न्यूज़पेपर बिकम 80% ऑफ योर प्रिपरेशन, मतलब आपको पता ही है अपने स्टेट से रिलेटेड आपको अच्छे से आना चाहिए, और क्या चल रहा है वर्ल्ड में, इंडिया में, वो सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो हमारा ये रह गया था जो हमारा फर्स्ट पेज पे है, इसको भी हमें देख लेना है। इसमें क्या है, सेंटर क्लियर्स 19,744 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। तो ये आपको डेटा नहीं जाननी है, बस यहाँ पे बात ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जा रही है, उसके बारे में जानना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की जाती है, उसके बारे में जानना है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्या होता है कि हमारी चीज़ें जो भी हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो उसके हिसाब से होनी चाहिए। इसमें है हाइड्रोजन प्रोड्यूस इट्स सेड टू बी ग्रीन इफ़ इट्स इनपुट्स आर ग्रीन। डीकार्बोनाइजिंग प्लान की बात की जा रही है। विल कंट्री इंक्लूड ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज कंबस्टिंग हाइड्रोजन रिलीज ओनली हीट एंड स्टीम। तो इसमें 60% इंडियन एनर्जी कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सोर्स, ये बात की जा रही है। और इंडिया करेंटली लैक रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड नीड चीपर रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात यहाँ पे की जा रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की, ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना था। तो यहाँ पे आप देखो एक आया है, इन उत्तराखंड टाउन हाउस डेवलप क्रैक फैमिलीज टेकन टू सेफ्टी। तो इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है इसमें तो ऐसा है फैमिलीज़ कितनी क्या हुई क्या नहीं, उसके बारे में नहीं देखना हमको। यहाँ पे देखो एक हमारा है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन फॉर तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फॉर द क्रैक्स, इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अपने शॉर्ट नोट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लिए जो हमको पढ़नी थी, ठीक है। तो बस ये है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं वो हमने देख लिया, और हमने ये भी देखा कि गामिनी सिंगला जिनकी रैंक आई है उन्होंने बताया कि ये न्यूज़पेपर कितना इम्पॉर्टेंट है, और भी हमने सारी चीज़ें देख ली। तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।